गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछले पार्ट में आपके अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ चुके हैं। अम्ल, क्षार और लवण में हमने बेसिक डिफरेंस किया था। जैसे अम्ल है वो स्वाद में, चखने में है वो खट्टे होते हैं, क्षार है कड़वे होते हैं, और लवण जब अम्ल और क्षार दोनों की उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है तो लवण का निर्माण होता है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ऑरिनियस द्वारा दी गई धारणा अम्ल और क्षार के बारे में उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑरिनियस जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि अम्लीय पदार्थ है वो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। यानी अगर अम्लीय पदार्थ को जलीय विलयन बनाया जाए उनका, तो उनका अपघटन होता है। जैसे हमने ये अम्ल लिया है HCl। HCl आप जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं। तो ऑरिनियस ने कहा जो जलीय विलयन में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। तो ऑरिनियस की धारणा थी H+ आयन देने वाले अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें, ऑरिनियस के अनुसार क्षारीय पदार्थ कौन है? क्षारीय पदार्थ वे हैं जो जलीय विलयन में अपघटित होकर OH आयन देते हैं। OH आयन मीन्स हाइड्रोक्सिल आयन। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ KOH। KOH क्या है? एक क्षार है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन बनाया जाता है तो वो जल में अपघटित होकर K+ और OH- आयन देते हैं। तो OH- आयन जो पदार्थ देते हैं ऑरिनियस के अनुसार वे सारे पदार्थ क्षारीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है ऑरिनियस की, H+ आयन देने वाले अम्लीय पदार्थ, OH- आयन देने वाले क्षारीय पदार्थ। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रबल अम्ल। अगर हम प्रबल अम्ल की बात करें, प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल अम्ल यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे अम्लीय पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। आयनन का मतलब क्या है? अगर हम HCl लिया है हमने प्रबल अम्ल, तो वो आयनित किस में होगा? H+ आयन देगा और Cl-। तो जो पूर्णतः आयनित हो जाए यानी जितने अधिक H+ आयन देता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है। तो इनके आयनन के आधार पर, H+ आयन के आधार पर इनको प्रबल और दुर्बल की श्रेणी में बांटा गया। प्रबल अम्ल पूर्णतः आयनित। प्रबल क्षार की हम बात करें तो हम जैसे एग्जाम्पल ले ले KOH या NaOH का, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? Na+ और OH- में आयनित हो जाएगा। यानी ये OH- हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है तो यहाँ हम परिभाषा इसकी क्या करेंगे कि ये क्षार है। लेकिन कैसा क्षार है? पूर्णतः आयनित होने के कारण, OH- अधिक देने के कारण ये प्रबल क्षार की श्रेणी में आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए किन्हीं दो प्रबल अम्लों के नाम बताइए, किन्हीं दो प्रबल क्षारों के नाम बताइए, तो अम्ल में हम दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ये हमारे सामने प्रबल अम्ल के उदाहरण है। जब प्रबल क्षार की बात करें, NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और अभी अभी हमने ये एग्जाम्पल भी लिया था KOH जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो NaOH और KOH ये दोनों क्या है? प्रबल क्षार के उदाहरण है जो पूर्णतः आयनित होते हैं, इसलिए इनको प्रबल क्षार की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं दुर्बल अम्ल।
पूर्णतः आयनित नहीं होते, यानी ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं वे दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अगर दुर्बल अम्ल के हम उदाहरणों की बात करें तो सबसे सिंपल उदाहरण है वो हम ले सकते हैं एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है, ये एक दुर्बल अम्ल है, यानी ये जल में कम आयनित होते हैं, कम H+ आयन देते हैं। इसी प्रकार हम दुर्बल क्षार की बात करें, ऐसे क्षारीय पदार्थ जो जल में पूर्णतः आयनित नहीं होते दुर्बल क्षार कहलाते हैं। और दुर्बल क्षार में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं NH4OH का। ये हमें उदाहरण अच्छे से याद करना है। इसका रासायनिक नाम मैं आपको लिख देती हूँ। NH4 क्या होता है? अमोनियम। NH4 होता है अमोनियम और OH क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका रासायनिक नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अपने को याद रखना है दुर्बल क्षार का उदाहरण। ठीक है, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया। पूछा जाता है प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, इनके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं और इनकी परिभाषा भी पूछी जाती है। नेक्स्ट है, ये तो ओरिनियस की धारणा थी। ओरिनियस उन अम्ल व क्षार को परिभाषित किया ओरिनियस ने जो H+ देते हैं और जो OH- देते हैं। H+ वाले अम्ल और OH- वाले क्षार। अब तक याद हो गया होगा आप लोगों को। लेकिन अगर हम ऐसे अम्लीय या क्षारीय पदार्थों को परिभाषित करना है जिसमें H+ और OH- ना हो, H+ और OH- ना हो, अगर हमें ऐसे परिभाषित करना है तो उसमें उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो ब्रॉन्स्टेड लोरी, ये एक साइंटिस्ट है, इन्होंने अम्ल और क्षार की परिभाषा दी प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही के आधार पर। यानी इन्होंने बताया कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं, ये प्रोटॉन पढ़िएगा आप, इसको प्रोटीन ना पढ़िएगा, ये प्रोटॉन है जो प्रोटॉन देते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन देने वाले क्या होंगे? प्रोटॉन देने वाले अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, और क्षार वे पदार्थ कहलाएंगे जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। यानी प्रोटॉन देने वाला है वो पदार्थ अम्ल है और जो प्रोटॉन ग्रहण करने वाला पदार्थ है वो क्षार है। ये ब्रॉन्स्टेड लोरी की संकल्पना है, उसकी धारणा है, उसके द्वारा दी गई परिभाषा है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, उदाहरण को आप ध्यान से देखिएगा। ये है H2O जल, ये है NH3 अमोनिया। ठीक है, अब ये NH4+ में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ H2O ने क्या किया? अपना H+ आयन NH4 को दे दिया है। H+ आयन देने से ये NH4+ में परिवर्तित हो गया है। तो इसने NH3 ने क्या किया? NH3 ने प्रोटॉन को ग्रहण किया और जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो लोरी के हिसाब से कौन है? प्रोटॉन ग्राही, यानी वो क्षार है। अब आ जाइए H2O पर। H2O ने क्या किया? अपना प्रोटॉन यानी H+ दे दिया है। देने वाला अम्ल क्या है? प्रोटॉन देने वाला। तो यहाँ H2O एक अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है और NH3 एक क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है। NH3 ने H+ ग्रहण किया है और H2O ने अपना H+ आयन दिया है। तो ये परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। आ जाए कि अम्ल और क्षार को ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार परिभाषित कीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अम्ल है वो जो प्रोटॉन दाता होते हैं और क्षार प्रोटॉन ग्राही होते हैं। बहुत सिंपल परिभाषित ही आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं
लुईस संकल्पना। लुईस ने क्यों दी ये संकल्पना? अगर अप्रोटिक अम्ल है, यानी ना तो H+ और OH वाली हम ऑरिनियस को भी छोड़ दें और हम प्रोटॉन को भी छोड़ दें, अगर कोई ऐसे पदार्थ हैं जो अप्रोटिक है, तो उनके लिए लुईस ने एक नई परिभाषा दी अम्ल। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं। पहली परिभाषा थी H+ और OH के आधार पर। दूसरी परिभाषा थी प्रोटॉन ग्राही और प्रोटॉन दाता के आधार पर। और अब हम नेक्स्ट परिभाषा कर रहे हैं लुईस संकल्पना इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर। तो जब हम इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करते हैं, युग्म का मतलब आप सब समझते हैं, युग्म मतलब पेयर। अम्ल वे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले अम्लीय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। क्षार वे हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म कौन त्यागेंगे? कौन से पदार्थ? जिनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन युग्म मौजूद होंगे। तो यहाँ मैं जो एग्जाम्पल लिया है वो ध्यान से देखिए आप। BF3 के साथ NH3, BF3 है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और NH3 यहाँ है अपना अमोनिया। NH3 के पास ये देखिए दो जो डॉट बताए हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन का युग्म है। ये इलेक्ट्रॉन युग्म NH3 इस BF3 को दे देता है। बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसमें, वो इलेक्ट्रॉन का युग्म ग्रहण कर लेता है। और NH3 के पास ये एक्स्ट्रा है, वो अपना ये इलेक्ट्रॉन का युग्म दे देता है। ये वाला तीर अभिक्रिया को नहीं, ये तीर तो अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, ये तीर प्रदर्शित कर रहा है कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म BF3 को दे दिया है। ये तीर ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो NH3 से BF3 को इलेक्ट्रॉन मिला है, तो यहाँ NH3 देने वाला है। तो जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है वो क्षारीय पदार्थ की श्रेणी में आता है। तो हमारा यहाँ NH3 है वो क्षार है। कौन सा क्षार है? इसको हम कहेंगे लुईस क्षार। BF3 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। ये कौन सा अम्ल है? BF3 लुईस अम्ल है, क्योंकि लुईस की धारणा के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कुछ और एग्जाम्पल भी मैंने आपको के लिए लिखे हैं लुईस अम्ल के एग्जाम्पल। BF3 जो हम पढ़ चुके हैं। AlCl3, AlCl3 क्या है? एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ट्राई मीन्स 3 है ना, 3 Cl जुड़े हुए हैं। Mg2+। अब ये देखिएगा आप, मैग्नीशियम ये इसकी संयोजकता है 2+, तो 2+ के हैं, यानी हमें पता चल रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। Na+, यानी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, तो वो लुईस अम्ल की श्रेणी में आते हैं। लुईस क्षार की हम बात करें, H2O। H2O क्या है? जल। H2O में क्या है? ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, तो ये 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, इसलिए लुईस क्षार की श्रेणी में है। और NH3 के पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये भी लुईस क्षार की श्रेणी में है। हम बात करें H2O की, OH-, हाइड्रोक्सिल आयन पे कौन सा साइन है? माइनस का निशान है, तो माइनस का है मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है। Cl के पास माइनस है, यानी अगर हम संयोजकता जिनकी माइनस में है उनको लुईस क्षार में रख सकते हैं, और जो प्लस में है, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले हैं, डेफिशिएंसी वाले हैं, वो लुईस अम्ल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो आपको ये लुईस की परिभाषा है वो अच्छे से पता चल गई होगी, लुईस की परिभाषा, ठीक है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसमें अम्ल क्षार, इनके गुणों के बारे में, ठीक है। परिभाषा हमारी क्लियर हो गई, तीनों ऑरिनियस की और ब्रॉन्स्टेन-लोरी की और लुईस की तीनों संकल्पनाएं हमने पढ़ ली, इनके कुछ एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात कर रहे हैं संकल्पना के बाद में गुणों की। गुण में सबसे पहला
हम बात करें अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। यहाँ मैंने अम्ल के एग्जाम्पल में लिखा है सल्फ्यूरिक अम्ल, अम्ल के एग्जाम्पल में है सल्फ्यूरिक अम्ल, और धातु के एग्जाम्पल में लिया है हमने जिंक धातु। तो जब अम्ल है वो जिंक धातु से क्रिया कर रहा है तो वो हाइड्रोजन गैस उसमें इवॉल्व होती है, निकलती है, रिलीज होती है। ये हाइड्रोजन गैस के निकलने का साइन है, ये एरो हाइड्रोजन गैस के निकलने का साइन है। जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया से किसका निर्माण होता है? जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। ये जिंक सल्फेट क्या है? एक लवण है ये जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको ऐसे भी दे सकते हैं एग्जाम में। ये आपको यहाँ क्रियाकारक समूह दे दिए, तीर का निशान दे दिया और आगे ब्लैंक दे दिया, खाली दे दिया, अभी क्रिया को पूर्ण कीजिए। तो आपको ये आना चाहिए कि सल्फ्यूरिक अम्ल से जब धातु की क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये एक बार मैं आपको बता दूं, जिंक है ये सल्फेट आयन, जिंक की संयोजकता +2 होती है, सल्फेट की -2, इसलिए ये बैलेंस हो गया जिंक सल्फेट और ये हाइड्रोजन गैस से निकल गई। ठीक है, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्षार के गुणों की, तो क्षार धातु के साथ क्रिया करते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये दोनों का समान गुण हो गया, दोनों क्षार हो चाहे अम्ल हो, धातु से क्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्षार का एक एग्जाम्पल लिख रखा है हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक से करवाई जाती है तो ये सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया भी बिल्कुल ऐसे ही पूछी जा सकती है, क्रियाकारक पदों को दे दिया जाए, एरो तीर का निशान लगा के, और आगे का आपको कह दे अभिक्रिया पूर्ण कीजिए। तो ये सोडियम जिंकेट का निर्माण होता है और सोडियम जिंकेट के साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको हमने एरो का निशान लगाया है, ये अपने आप में पता चल रहा है कि ये गैस फॉर्म में है। ये हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं किस तरह से हम एक अभिक्रिया को लिखते हैं, यानी अभिक्रिया में जो तीर लगाया जाता है उसके हम लेफ्ट की तरफ क्रियाकारक को, राइट की तरफ हम उत्पाद को लिखते हैं, और अगर गैस फॉर्म है तो हम इस तरह का एरो लगा देते हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गई। ये दोनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंक सल्फेट का बनना और सोडियम जिंकेट का बनना, और हाइड्रोजन गैस है इसमें निकलती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके गुण को ही आगे पढ़ते हुए। धातु ऑक्साइड जब अम्ल से, अभी तो हमने की किससे अभिक्रिया कराई थी? धातु की। अब हम करवा रहे हैं धातु के ऑक्साइड की अम्ल से अभिक्रिया। तो लवण और जल बनता है, जैसे अभी लवण और हाइड्रोजन गैस निकली थी। अब यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है हमने, और एग्जाम्पल में है CuO। Cu का मतलब कॉपर और O है यहाँ ऑक्साइड। ये कहलाता है क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि ये CuO ये कहलाएगा, यहाँ ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है, इसका मतलब बैलेंस्ड है, तो Cu की संयोजकता यहाँ हो गई +2, और Cu+1 क्यूप्रस और +2 क्यूप्रिक, तो ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और वैसे हम सामान्य भाषा में इसको कॉपर का ऑक्साइड कह सकते हैं। कॉपर के ऑक्साइड की क्रिया जब हमने HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई तो यहाँ बनता है हमारा, ये बीच में तीर का निशान, CuCl2। CuCl2 का नाम क्यूप्रिक क्लोराइड। मैं ये नाम आपके नोट करने के लिए लिख देती हूँ, ये है क्यूप्रिक ऑक्साइड। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये है हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड। तो जब क्यूप्रिक ऑक्साइड की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो क्यूप्रिक क्लोराइड का निर्माण होता है और साथ में जल का निर्माण
होता है। ये जो विलयन है इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब हम देखें ये गुण जो बात कर रहे हैं हम अम्ल का था और ये क्षार का। क्षार की क्रिया जब अधातु ऑक्साइड के साथ करवाई जाती है, अधातु ऑक्साइड की हम बात करें, यहाँ अधातु ऑक्साइड कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन अधातु है इसलिए कार्बन का ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड हो गया? अधातु ऑक्साइड। तो अधातु ऑक्साइड के साथ जब क्रिया करवाई जा रही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ये कौन सा क्षार है? इस क्षार का नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब क्रिया कराई जाएगी तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में जल निकलेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण और साथ में जल का निर्माण होगा और इस विलयन की प्रकृति अम्लीय प्रवृत्ति होगी। एक बार आप फिर से देख लीजिए, धातु ऑक्साइड की अम्ल से क्रिया कराने पर जल, लवण और जल का निर्माण होता है और विलयन की प्रकृति क्षारीय प्रवृत्ति होती है। अधातु ऑक्साइड की क्षार के साथ क्रिया कराएं तो लवण और जल का निर्माण होता है जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा? ठीक है, एक बार आप स्लाइड्स को रिवाइज कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं गुणों की ही जो बात कर रहे हैं। अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक आप सब जानते हैं, सुचालक का मतलब जिसमें विद्युत का चालन होता है, यानी सामान्य भाषा में कहें तो हम करंट आता है। ठीक है, तो ये विद्युत के कैसे होते हैं? सुचालक। और विद्युत के चालक होने के लिए क्या चाहिए? आयनों का प्रवाह चाहिए। और पहली परिभाषा हमने कही H+ आयन और OH- आयन ये जलीय विलयन में देते हैं। तो ये विद्युत के अपने आप ही दोनों कौन हो गए? सुचालक हो गए। अब कुछ एग्जाम्पल है जो आप लोगों को याद होने चाहिए, बार बार आप इनको देखोगे पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे अम्ल के कुछ एग्जाम्पल है H2SO4, बार बार मैं नाम भी बता रही हूँ, रासायनिक सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों ही अम्ल है और ये कैसे अम्ल है? ये प्रबल अम्ल है और इनको खनिज अम्ल भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल खनिज अम्ल भी कहलाते हैं। सिंपल सा एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपके, खनिज अम्ल के 2 उदाहरण लिखिए, तो उस वक्त हमें ऐसे नहीं कहना है कि हमें तो प्रबल पता है, दुर्बल पता है, ये खनिज अम्ल क्या है। ठीक है, तो इनको खनिज अम्ल बोला जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपके अम्ल की ही, सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल आप लोगों को पता है, सिट्रिक अम्ल है ये नींबू में है, मौसमी में है, खट्टे फलों में ये अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है और लैक्टिक अम्ल। 4 अम्ल के नाम लिखे हुए हैं, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल है वो इमली में पाया जाता है। ठीक है, और एसिटिक अम्ल सिरका का निर्माण जिससे होता है। कार्बनिक अम्ल की श्रेणी में आते हैं, यानी कार्बनिक अम्ल के 2 एग्जाम्पल दो तो हमें इनमें से कोई नाम 2 लिख देने हैं। नेक्स्ट हम बात करें उपयोगों की। उपयोग की जब हम बात करें तो ये HCl है, इसका क्या उपयोग है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और उद्योगों में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में इसका बहुत सारे तरह के यूजेस है, बहुत सारे उपयोग हैं। बॉयलर को अंदर से साफ करने में ये एसिड है बहुत तेज है, तो मशीनों में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी सफाई करने के लिए इनको काम में लिया जाता है, HCl को काम में लिया जाता है। सिंक और सैनिटरी को साफ करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम, ये तो HCl का यूज़ हो गया। अब हम बात करें HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का क्या उपयोग है? उर्वरक बनाने के लिए, उर्वरक आप जानते हैं फर्टिलाइज़र जो हम
कृषि में जिसको काम में लेते हैं, उर्वरक बनाने के लिए HNO3 का उपयोग किया जाता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है, बार बार आता है, ये अम्लराज क्या होता है, इसलिए मैंने इसको साथ ही लिख दिया इसके, अम्लराज। HNO3 और HCl यानी नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों को मिलाया जाता है कैसे, 1:3 के अनुपात में, यानी 1 अनुपात तो लें HNO3 का और 3 अनुपात लें HCl का, और इनको जब मिला के जो विलयन बनता है वो विलयन अम्लराज कहलाता है। इस अम्लराज का क्या उपयोग है? अम्लराज का उपयोग होता है सोने, चांदी, इनके जो आभूषण हैं उनको साफ करने में, उनको चमकाने में अम्लराज का उपयोग किया जाता है। जैसे सिल्वर डिप और इस तरह के कई सॉल्यूशन आते हैं जो कहते हैं हम सोना या चांदी चमकाते हैं, तो ये क्या होता है, उनकी जो ऊपरी परत है वो ये विलयन है इसमें, क्योंकि ये सांद्र विलयन है, सांद्र और तनु में बता चुकी हूँ, जिसमें जल की मात्रा कम हो, है ना, और अम्लीय पदार्थ की मात्रा ज़्यादा हो, तो सांद्र विलयन है तो उनकी ऊपरी परत उसमें घुल जाती है और हमें वो अपना आभूषण चमकता हुआ नजर आता है। तो ये उपयोग हो गया हमारा अम्लराज का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं आगे, इसके उपयोगों को हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 में क्या होगा, H2SO4 की अगर हम बात करें तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका एक और नाम है, अम्लराज से कंफ्यूज नहीं होना है, उसको कहते हैं अम्लों का राजा, उसको कहते हैं अम्लों का राजा। तो अम्लों का राजा कौन है, तो H2SO4 अम्लों का राजा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें सेल जो है ना, उसके बाद में कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो सेल है उनका यूज़ होता है। हम बात करें जैसे स्कूटी है, व्हीकल्स जो है, इनकी बैटरी है, वो बड़ी बैटरी हम देखते हैं, उस बैटरी में भी H2SO4 विलयन का प्रयोग किया जाता है। मैं एक बार आपको ये H2SO4 लिख देती हूँ, है ना, H2SO4 यानी क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और आपको याद रखना है सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है, ये अम्लों का राजा होता है। तो अम्लों के राजा में और अम्लराज में आपको डिफरेंस, आपको अंतर ध्यान रखना है। अम्लों के राजा यानी अम्लों का राजा कर दूं या के राजा, वो है H2SO4। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं H2SO4 के बाद में HNO3 की, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, HNO3 का जो काम है वो अभी शायद हम ये HNO3 की बात और HCl हम ये कर चुके हैं, हम यहाँ एसिटिक एसिड की बात करें। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड आप लोगों ने घरों में देखा होगा, सिरका काम में लिया जाता है ना, हलवाई भी कुछ खाद्य सामग्री बनाता है तो सिरका, विनेगर जिसको कहते हैं, वो मंगवाता है, तो वो एसिटिक एसिड होता है उसमें। तो ये कार्य जो है इसका काम है प्रिजर्वेटिव, एक तो ये खट्टा होता है, दूसरा परिरक्षण, परिरक्षण का मतलब खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में ये काम आता है, खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करता है ये। अगर अचार है, हम बाहर से अचार जो लाते हैं, हम टेस्ट करते हैं, वो बहुत अधिक खट्टा होता है, यानी वो लंबे समय तक बिना खराब हुए रह सकता है, तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें फर्नीचरों को साफ करने में भी एसिटिक एसिड का उपयोग होता है, फर्नीचरों की सफाई में भी एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। साफ करना, खट्टे पदार्थ है तो साफ सफाई में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट उपयोग की जहाँ बातें कर रहे हैं तो उपयोग की हम बात करते हैं क्षारीय पदार्थ के उपयोग की। क्षार में हम जैसे बात करें NaOH, तो NaOH आप लोगों को सबको पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग साबुन में,
मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्षार है कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग है साबुन में, डिटर्जेंट को हम अपमार्जक भी कहते हैं, डिटर्जेंट को क्या कहते हैं, अपमार्जक भी कहते हैं। तो साबुन में, अपमार्जक में NaOH का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त NaOH का उपयोग कागज उद्योग में, वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, इन इंडस्ट्रीज में भी NaOH का उपयोग किया जाता है। तो ये अम्ल क्षार का दैनिक जीवन में हमारा बहुत ज़्यादा उपयोग है। इसके बाद में नेक्स्ट क्षार की बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CaOH2 क्यों हुआ, ये सबको आ रहा है। कैल्शियम की संयोजकता +2 होती है और OH की क्या होती है, Ca की 2+ होती है और OH की क्या होती है, -1 होती है। दोनों बैलेंस कैसे होंगे, जब हम कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड के 2 आयन लेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्या यूजेस है, क्या उपयोग है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग घरों में पुताई करने में किया जाता है। ठीक है, तो घरों में पुताई करने में जो है, कलर करने में, यानी हम कह सकते हैं, या घरों में पुताई करने में, कलर में, पुताई में, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, उसमें इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कीटनाशक के रूप में भी काम आता है, कीटनाशक के रूप में भी काम आता है। एक इसको मैं कलर की जगह इस वर्ड से आप परिचित है तो ब्रैकेट में यही लिख देती हूँ, सफ़ेदी। ठीक है, सफ़ेदी करने में काम आता है। इसके अलावा हम इसका एक और उपयोग कह सकते हैं, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अम्लता को दूर करने में अम्लता का मतलब अगर मिट्टी ज़्यादा अम्लीय है तो उसे अम्लता दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को अम्लों के और क्षार के उपयोग समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब मैं लवण की भी साथ साथ में उपयोग की बात कर देती हूँ। लवण के बारे में हम पूरा स्टडी कर चुके हैं, है ना। इससे पहले वाले पार्ट में लवण का निर्माण कैसे होता है, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो अब अगर लवण के एग्जाम्पल मैं दूंगी तो उन एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे उसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपके लवण का, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट घरों में जो आंगन बनते हैं, है ना, जिसको हम संगमरमर का आंगन कहते हैं, उसमें कौन सा कंपोनेंट होता है, उसमें घटक होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो यानी भवन निर्माण में हम ये कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम किसी लवण की बात करें, जैसे जल शोधन में प्रयोग किया जाता है फिटकरी का, है ना, फिटकरी का प्रयोग जल शोधन में किया जाता है, तो ये भी लवण का एक उपयोग आपके है। उसके अलावा हम बात करें AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है ये AgNO3, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, फोटोग्राफी में सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट, इसका प्रयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है, तो विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, एक क्षार छूट रहा है, मैं उसको वापस से आपको बताना चाहूँगी। एक जो क्षार है, हमने NH4OH की बात कर ली है, हमने आपके NaOH की बात कर ली है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर ली है, एक आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षार है
और इसका पूछा जाता है, इसलिए मैं एक बार से वापस से इसको बताती हूँ। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र, तो ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका प्रयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। ये आगे भी मैं इसको बता सकती थी आपके कि ये एसिडिटी, जब मैं आगे बात करूंगी अभी, तो उसमें एसिडिटी को दूर करने के लिए, है ना, किस क्षारीय पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो उस वक्त आपको ये चीज़ याद आ जानी चाहिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। तो ये आपको यूजेस इनके पता होने चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और सूत्र आपके पूछा जा सकता है फिटकरी का सूत्र, है ना, रासायनिक सूत्र K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, डॉट लगाते हैं, साथ में Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस और 24 जल के अणु। कुछ याद आया? 24 जल के अणु देखकर हमने बताया था क्रिस्टलीय पदार्थ के साथ जो जल के अणु रहते हैं, जिसको हम डॉट लगाकर लिखते हैं, वो क्रिस्टलीय जल कहलाता है। तो ये फिटकरी का आपका रासायनिक सूत्र है K2SO4 डॉट Al2SO4 ये Al2 है, इसको 2 पढ़िएगा, Al2SO4, ठीक है, Al2, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, Al2SO4 सल्फ और साथ में 24 जल के अणु। तो अम्ल, क्षार, लवण की हमने परिभाषा की, अलग अलग वैज्ञानिकों ने उनको कैसे परिभाषित किया आपको ये करवाया, रासायनिक गुण भी करवाए, और उसके अलावा हमने अम्ल, क्षार और लवण, इसका हम दैनिक जीवन में इनको कहाँ कहाँ इनका उपयोग कर रहे हैं, इनके रासायनिक सूत्र क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब अगर आपके कुछ बाकी बच रहा है, इसमें फोटोग्राफी वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। AgNO3 का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हम पढ़ चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी आ गया था आपके मैग्नीशियम। ठीक है, तो हम इस पार्ट के बाद में अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अम्ल और क्षार की सामर्थ्य कैसे नापी जाती है वो पढ़ेंगे इस पार्ट में। यहाँ तक इसे आप बार बार रिवाइज कीजिए। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं और कंटिन्यू 2-3 बार देखेंगे तो आपको अभी ये यही याद हो जाएगा। ओके, थैंक यू।